आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी खंड के अंतर्गत 1 से 9 सितंबर 2003 के भाग 3 का वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आइए देखते हैं आज के प्रमुख घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। सर्वप्रथम है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ निर्माण हुआ है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात चीन के द्वारा कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह, कावकाज 2020 सैन्य युद्धाभ्यास। इसके पश्चात भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है। श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति, परिसीमन आयोग तथा 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की वार्ता हाल ही में संपन्न हुई है। इस पर एक नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। सर्वप्रथम है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। आखिर इसका विकास कहाँ हुआ है? तो इस सोलर ट्री का विकास जो है CSIR CMERI दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भारत के द्वारा किया गया है। इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वह 1200 से 1400 यूनिट है। इसके पश्चात देखते हैं कि प्रत्येक ट्री में यानी प्रत्येक सोलर ट्री में जो कुल सौर PV पैनल लगाए गए हैं उनकी संख्या 35 है। प्रत्येक पैनल में बिजली की उत्पादन क्षमता 330 वाट है। इसके पश्चात है कि इस सोलर ट्री की लागत जो है 7.5 लाख रुपए आई है। इस प्रकार के सोलर ट्री का विकास करने के लिए विभिन्न MSME संस्थाएं अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना, जिसे PM कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है, के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इसके पश्चात है चीन के द्वारा कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट का हाल ही में निर्माण किया गया है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत और चीन लद्दाख के क्षेत्र में इन दोनों के मध्य सीमा तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में चीन ने कैलाश मानसरोवर, जो भारत के हिंदू धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थान के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर मिसाइल लॉन्च स्थल बनाया गया है। इस क्षेत्र में चीन के द्वारा न केवल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल DF-21 लगाई गई है, अपितु सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की भी तैनाती इस स्थल पर की गई है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैलाश मानसरोवर का धार्मिक महत्व क्या है। तो कैलाश मानसरोवर 4 प्रमुख धर्मों के द्वारा पूजनीय है तथा यह मुख्य रूप से भारत में उच्च आध्यात्मिक शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के मध्य पूजनीय है। इस पर्वत को भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध जो हैं वह डेमचोंग और उनकी पत्नी डोरजे फाग्बो का निवास स्थान मानते हैं। वहीं जैन धर्म के 24 आध्यात्मिक गुरुओं का निवास स्थान इस स्थल को माना गया है। वहीं तिब्बत के एक अन्य धार्मिक समूह, जिन्हें प्रायः बोन्स कहा जाता है, बोन्स इस पर्वत को आकाश की देवी का निवास स्थान मानते हैं। आगे देखते हैं कि बोन्स कौन है। तो बोन्स एक तिब्बती धर्म है तथा इनके अनुयायियों को बोनपोस के रूप में जाना जाता है। बोन धर्म के संस्थापक के रूप में सेनाराब मीवो को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कैलाश मानसरोवर जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनमें प्रमुख है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली, जिसे हम लोग घाघरा के नाम से भी जानते हैं। इन 4 नदियों का उद्गम स्रोत कैलाश मानसरोवर को माना गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। सितंबर के माह में संपूर्ण देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय पोषण माह का
मनाने का जो उद्देश्य है वह मुख्य रूप से देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है तथा इस अभियान का उद्देश्य हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना है। इस पोषण माह का आयोजन जो है यह विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है, जिनमें मुख्य रूप से नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। आगे देखते हैं काबकास 2020। यह रूस में आयोजित होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत ने कोविड-19 के कारणों के कारण इस अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया था। इस अभ्यास का जो आयोजन है वह 15 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 के मध्य रूस के दक्षिणी प्रांत अस्तरखान में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख देश हैं संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र तथा मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। कब? तो 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। श्री प्रणब मुखर्जी 7 बार सांसद रह चुके हैं तथा 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में इन्होंने विभिन्न मंत्री के रूप में कार्य किया है, जिसमें इन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 2008 में पद्म विभूषण से तथा 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे देखते हैं श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति के विषय में। तो हाल ही में श्रीलंका के विदेश सचिव जयंत कोलंबेज ने भारत के प्रति श्रीलंका की इंडिया फर्स्ट नीति के बारे में अपने विचार साझा किए। इस नीति के द्वारा श्रीलंका ने घोषणा की है कि यद्यपि यह अन्य देशों के साथ अपने प्रमुख आर्थिक सौदों के लिए खुला हुआ है, परंतु रणनीतिक सुरक्षा के मामले में वह भारत को सर्वप्रथम वरीयता प्रदान करेगा। अब देखते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य रक्षा सहयोग किस प्रकार के हैं। तो दोनों देश आपस में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के रूप में करते हैं तथा नौसैनिक अभ्यास को स्लीनेक्स के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत श्रीलंकाई सेनाओं को रक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का भी सहायता कर रहा है। 2019 में दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों और मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में निगरानी में सुधार और समुद्री प्रदूषण को कम करने और समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य एक त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके पश्चात देखते हैं परिसीमन आयोग। तो हाल ही में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए एक परिसीमन पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल की स्थापना मार्च 2020 में की गई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस या न्यायाधीश रंजना देसाई के द्वारा की जा रही है। इस परिसीमन पैनल 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से परिसीमन करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह परिसीमन वस्तुतः है क्या। तो परिसीमन चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को तय करने का कार्य है, यानी भौगोलिक क्षेत्रों के निष्पक्ष विभाजन को प्रदान करना आवश्यक है ताकि एक राजनीतिक दल को लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त परिसीमन के द्वारा समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। देखते हैं संवैधानिक प्रावधान परिसीमन के विषय में क्या क्या है।
तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात एक परिसीमन अधिनियम बनाएगी तथा अनुच्छेद 1970 कहता है कि राज्यों को प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन अधिनियम के अनुसार चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। यानी प्रत्येक राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात बनाए गए परिसीमन अधिनियम के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। 1952 ईस्वी में परिसीमन अधिनियम बनाया गया था। अब तक 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं जो प्रमुख हैं 1952, 1963, 1973 और 2002 में इन्हें स्थापित किया जा चुका है। परिसीमन आयोग के बारे में देखते हैं। इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जो भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के अनुकूल होता है। इसके पश्चात आयोग के सदस्य कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि हाल ही में परिसीमन कब हुआ है। तो 2009 ईस्वी में 543 संसदीय क्षेत्रों में से 499 का सीमांकन किया गया था। अब यह परिसीमन महत्वपूर्ण क्यों है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सभी आबादी को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना भी आवश्यक है ताकि उन्हें संसद में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके पश्चात देखते हैं 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की वार्ता। तो हाल ही में भारत और आसियान के आर्थिक मंत्रियों की एक वार्ता आयोजित की गई थी जो वर्चुअली या आभासी रूप में आयोजित की गई थी। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। बैठक के दौरान ही आसियान भारत व्यापार परिषद पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट या AITIGA की समीक्षा करने की सिफारिश की गई थी। देखते हैं AITIGA क्या है। तो आसियान सदस्यों और भारत के मध्य हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर हस्ताक्षर 2010 में हुए थे और समझौते का प्रमुख प्रावधान क्या था कि भागीदारों के द्वारा यथासंभव अधिक सामानों पर शुल्क को समाप्त करने के लिए एक समय रेखा निर्धारित करना। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर इस पर समीक्षा की आवश्यकता, इस समझौते पर समीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझौता लागू होने के पश्चात भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला गया और नीति आयोग के अनुसार भारत और आसियान के मध्य व्यापार घाटा 2011 के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना बढ़कर 2017 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसलिए भारत ने इस समझौते की एक समीक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस प्रकार आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्रेस आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।